पार्टी के प्रदेश कार्यालय के पास जेपी नड्डा की गाड़ी हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश करें। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पहुंच रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे दर्शक देख पाएंगे। जेपी नड्डा की गाड़ी देखेंगे। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आ चुके हैं। यहाँ पे उनका कार्यक्रम है। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उनकी गाड़ी आ गई है और यहाँ पे कई प्रकार के कार्यक्रम होंगे। शिलान्यास कार्यक्रम होना है। तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं और जेपी नड्डा प्रदेश कार्यालय में पहुंच चुके हैं। प्रदेश कार्यालय में जेपी नड्डा तस्वीरों के माध्यम से आपको कुछ करने देखेंगे। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सीधी तस्वीर आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि जेपी नड्डा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंच चुके हैं। उनके साथ ही कई अन्य नेता, दीपक प्रकाश को मैं देख पा रहा हूं। यहाँ भी लगातार नारेबाजी हुई है। लिफ्ट के माध्यम से उन्हें दफ्तर ले जाया जाएगा जहाँ पर की कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। जेपी नड्डा सर कैसा रहा सर लोगों का स्वागत? बहुत अच्छा। पूरी तरह से फूलों के माध्यम से यहाँ भी उनका स्वागत। जेपी नड्डा जी का प्रदेश कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में फूलों के साथ उनका स्वागत और एक छोटा रिएक्शन उन्होंने न्यूज़ 11 को दिया जिसमें कहा कि रैली अच्छी रही। जेपी नड्डा न्यूज़ 11 से बेहद ही 10 से 15 सेकेंड का जो उनकी बातचीत हुई, इसमें उन्होंने पूरी तरह से रैली पर संतोष जताया है और सीधे उस जगह पर मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर की कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में
तो तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय से एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज 11 भारत पर आप देख पाएंगे, जहां जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वो पहुंचे हैं। आपको बताया कि विश्वास रैली में शिरकत करने पहुंचे थे। मोराबादी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उसके बाद वहां से कार्यक्रम को समाप्त करने के बाद जेपी नड्डा प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं और जो वहां पर तमाम चेहरे देख पा रहे हैं आप, तमाम विधायक, सांसद, वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और जिस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट्स वहां पर किए गए हैं ये बताने को काफी है कि यहां पर बैठक होगी अभी और जेपी नड्डा संबोधित करेंगे अपने पार्टी के सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, संगठन के सदस्यों को संबोधित करेंगे। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, दीपक प्रकाश, तमाम विधायक, बीजेपी के सांसद तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तमाम लोग पहुंच गए और जिस तरह से बैठने के इंतजाम वहां पर किए गए, इससे साफ ये प्रतीत हो रहा है कि जेपी नड्डा मंच से तमाम लोगों को संबोधित करेंगे। किस तरह से विपक्ष की भूमिका में रहते हुए जनहित के जुड़े मुद्दों को उठाना है सड़क से सदन तक, इसकी चर्चा हो सकती है, इसकी जानकारी जेपी नड्डा दे सकते हैं। साथ ही साथ संगठन को और किस तरह से मजबूत किया जाए उसको लेकर टिप्स दे सकते हैं, फीडबैक लिए जा सकते हैं सरकार को लेकर, संगठन को लेकर। और विपक्ष की भूमिका में बीजेपी है तो बीजेपी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है क्योंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो सरकार की जितनी जिम्मेदारी झारखंड के विकास को लेकर है उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष के तौर पर बीजेपी की भी है। तो उन जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे किया जाता है, किया जाए, इसकी जानकारी देंगे। उद्घाटन भी करना है, जेपी नड्डा द्वारा उद्घाटन भी किया जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फूल सजे हुए हैं और पर्दा लगा हुआ है उसे और उसके बाद उद्घाटन करने के बाद जेपी नड्डा अपने पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, वर्कर्स से रूबरू होंगे, उनसे फीडबैक लिया जाएगा, उनको टिप्स दिए जाएंगे। आपको बताएं कि विश्वास रैली में शिरकत करने के लिए रांची पहुंचे हैं जेपी नड्डा। मोराबादी में ये कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए मंच से आदिवासी समाज के कामों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से जब स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत भी नहीं हुई थी तो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सबसे पहले जो विरोध की आवाज़ सुनाई दी थी वो झारखंड की धरती से उठी थी, आदिवासी समाज की तरफ से उठी थी। साथ ही साथ उन्होंने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधा। मंच से उन्होंने कहा कि आरोप लगाया है कि आदिवासियों को सिर्फ ठगा है कांग्रेस ने और जेएमएम ने। उसके बाद कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद अब बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा। हमारे सहयोगी अजय लाल लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनसे कुछ जानकारी भी लेते हैं। अजय, क्या कुछ कार्यक्रम है प्रदेश कार्यालय में, क्योंकि जो सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, जिस तरह से जो सांसद, विधायक और नेतागण बैठे हुए हैं, उसे लग रहा है कि मंच से संबोधित भी करेंगे जेपी नड्डा, फीडबैक लेंगे, टिप्स देंगे। देखिए, सारी जो कार्यक्रम है, जिलों में भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यालय का निर्माण हुआ है हाल के दिनों में। यहाँ से जेपी नड्डा ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे और कई जिलों में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का निर्माण होना है उसका शिलान्यास करेंगे। और जो मैं चेहरे देख रहा हूँ, तमाम विधायक, बड़े कार्यकर्ता, छोटे नेता, तमाम लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ नेता कोई नहीं, सिर्फ कार्यकर्ता होता है। चाहे अनंत ओझा की बात कर लें, राज सिन्हा की बात कर लें, जेपी नड्डा जी आ गए हैं। तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सभी तस्वीर। आगे मत जाइएगा, कैमरा। सभी बंधुओं से अनुरोध है अपने स्थान पे खड़े होकर कर्तव्य ध्वनि से जेपी नड्डा जी, जेपी नड्डा सीधी तस्वीर में दिखा पा रहा हूँ आपके माध्यम से। कार्यक्रम बेहद ही संक्षिप्त है। राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश प्रभारी
श्री दिलीप शेखिया जी, बिल्कुल केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री अर्जुन तस्वीर मुंडा जी, यहाँ पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूर्व जेपी नड्डा की सीधी तस्वीर, बाबूलाल मरांडी, एवं दीपक केंद्रीय प्रकाश, तमाम शिक्षा लोग राज्य मंत्री आदरणीय अन्नपूर्णा जी, एवं तमाम लोग यहाँ राष्ट्रीय मौजूद हैं। एसटी मोर्चा, एसटी मोर्चा और आदरणीय मैं देख पा रहा हूँ सांसद पीएन सिंह जी मौजूद ग्रहण हैं, करने का आग्रह करता हूँ। तमाम लोग मौजूद हैं। कोडरमा से भाजपा के विधायक नीरा यादव जी आई हुई हैं, अन्नपूर्णा देवी जी आई हुई हैं, सुदर्शन भगत हैं, रणधीर सिंह, अमर बावरी, नवीन जायसवाल, तमाम लोग, भानु प्रताप शाही, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ हैं। और चुनाव जब कभी भी आता है, ये तमाम पॉलिटिशियन ये भूल जाते हैं कि वो नेता है, कार्यकर्ता की तरह झंडा लगाना, बैनर लगाना, दरी लगाना और कार्यक्रम। अतिथियों से आग्रह है सीधी हमारे तस्वीर महापुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सीधी तस्वीर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से दिखा पा रहा हूँ। आग्रह है दिलीप सैकिया, रघुवर दास, महापुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। अन्नपूर्णा देवी, अर्जुन मुंडा, दीपक प्रकाश, इसमें जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसी साल अंत में विधानसभा चुनाव भी होता है। एक ही साल में दो चुनाव होते हैं झारखंड के संदर्भ में। तो इसे इस रूप में देखा जाना चाहिए कि जो आदिवासी रैली हुई उसको आज वैसे उन्होंने संबोधन में कहा भी है कि आगे आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें आप लोग साथ देंगे। तो इससे आप देखें कि मिशन 2024 को दृष्टि में रखते हुए ये कार्यक्रम बनाए गए। और मैं हमेशा से कहता रहा कि ये आदिवासी रैली जो है एक मैसेज देने का प्रयास है कि चूँकि यहाँ पे अलायंस की गवर्नमेंट है और जेएमएम के नेतृत्व में सरकार चल रही है और जेएमएम आदिवासियों की पार्टी मानी जाती है, तो उनके तिलिस्म को तोड़ने के लिए इसलिए बीजेपी ये प्रयास कर रही है कि कैसे हम आदिवासी समाज को और अधिक आकर्षित कर सके, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा था। मात्र 2 विधायक ही एसटी कैटेगरी से जीत पाए थे। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो कोई भी राजनीतिक दल उस तबके को जरूर खुश करना चाहता है कि जो बहुत ही डिसेसिव होते हैं। और झारखंड में सरकार के गठन में आदिवासी समाज का वोट और उनका आशीर्वाद ज़रूरी होता है। इसलिए हर दल ये प्रयास करता है, बीजेपी भी करती है। बीजेपी को ये मानती है कि वो अपर हैंड है, इसलिए कि उनके सरकार में इस राज्य का अलग से गठन हुआ था और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये झारखंड बना और सबसे अधिक समय तक बीजेपी या उसके नेतृत्व वाली सरकार ने इस झारखंड में शासन किया है। तो राजेश जी ने जो कुछ कहा उस पर पूरी तरह से इत्तेफाक रखा जाना चाहिए। सीधी तस्वीर इस वक्त भारतीय जनता पूर्व प्रदेश अध्यक्षगण, राष्ट्रीय स्तर के एवं प्रदेश स्तर के पदाधिकारीगण, सभी मोर्चा के पदाधिकारीगण, भवन निर्माण समिति के सदस्य, तमाम लोग आप सबों का अभिनंदन करते हुए चतरा जिले एवं जामताड़ा जिले जहाँ नवनिर्मित कार्यालय भवन है एवं गोड्डा जिला, पाकुड़ जिला, गढ़वा जिला, लातेहार जिला, बैठ जाओ थोड़ी देर आगे, ग्रामीण जिला, पूर्वी सिंहभूम जिला, यहाँ शिलान्यास होना है कि सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का जो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं सभी स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी से आग्रह है कि कृपया आप आएं और हम सभी को संबोधित करें। अध्यक्ष जी। भारत माता की वंदे। भारतीय जनता
पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज बहुत ही सुखद क्षण हम सब लोगों के लिए, और सुखद क्षण इसलिए है कि हम लोगों के बीच में नवनिर्मित जिला कार्यालय एवं भूमि पूजन के अवसर पर हम सब लोगों के अग्रज, हम सब लोगों के अगुआ, पूरे पार्टी के नेतृत्वकर्ता और सच में कहा जाए कि झारखंड की भूमि से विशेष लगाव रखने वाले, झारखंड भारतीय जनता पार्टी को लगातार स्नेह और आशीर्वाद देने वाले ऐसे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं अपनी ओर से, आपकी ओर से और झारखंड के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से ढेर सारी बधाइयां दे रहा हूं। दिल की गहराई से मैं उनको साधुवाद दे रहा हूं, उनको बधाई दे रहा हूं, उनको अभिनंदन कर रहा हूं। हम सब कोई जानते हैं ये अवसर में हम सब लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानित बाबूलाल मरांडी जी विधायक दल के नेता भी हैं, सम्मानित केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और सम्मानित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव एवं इस प्रदेश के हम सब लोगों के प्रदेश के संगठनात्मक प्रभारी सम्मानित दिलीप सेकिया जी भी हैं। हम सब लोगों के बीच में ऐसे केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा जी भी हैं और हम सब लोगों को के बीच में अभिभावक के रूप में दो ऐसे श्रेष्ठ लोग बैठे हैं जिनके मार्गदर्शन में हम सब लोग लगातार संगठन के विस्तार में हम लोग काम करते हैं। ऐसे सम्मानित वी सतीश जी एक और सम्मानित नागेंद्र जी जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं, उपस्थित सभी सांसदगण, उपस्थित विधायकगण, पूर्व प्रदेश अध्यक्षगण, कोर कमेटी के सम्मानित सदस्यगण और प्रदेश के पदाधिकारीगण और उपस्थित हम सब लोगों के लगातार संगठन में और संगठन में लगातार संगठन के विस्तार में लगातार काम करने वाले ऐसे सम्मानित धर्मपाल जी, आज हम सब लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण लगातार सुबह से हम सब कोई जानते हैं कि जनजाति रैली एक सफल रैली हुई और झारखंड के लिए एक इतिहास रचने वाला कार्यक्रम आज हुआ। आप सबको, आपके सब लोगों के सहयोग के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, एक एक कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज का ये कार्यक्रम भवन निर्माण समिति के माध्यम से हम सब लोग यहाँ बैठे हैं और इस समिति के माध्यम से लगातार भवनों के निर्माण और जमीनों का खरीद कार्यालय हेतु लगातार प्रयास किया जाए। चाहे इस समिति के अध्यक्ष विरंची जी हो, चाहे हमारे दीपक बंका जी, उनके पूरी कमेटी का पूरी तरह से लगातार संपर्क और हम कह सकते हैं जमीन स्तर पर जाकर के जमीन को देखना, आंकना, उसकी वैलिडिटी को पहचानना और फिर कार्यालय के निर्माण के लिए लगातार। हम सबको जानते हैं कि हम लोग बचपन से जहां संगठन के काम करते थे तो कार्यालय, कार्यक्रम, कोष और कार्यकर्ता के बारे में विचार करने वाला संगठन भारतीय जनता पार्टी। इसलिए आज के इस अवसर पर हम थोड़ा एक बार प्रदेश के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को थोड़ा ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्रदेश में 24 जिले और 24 जिले में कार्यालय अभी संचालित 9 जिले में चल रहा है। आज कार्यालय का 2 उद्घाटन चतरा और जामताड़ा का होना है, तो कुल मिलाकर के 11 जिले हमारे 24 जिलों में हो जाएंगे। और कार्यालय के भवन निर्माण हेतु जो खरीदा हुआ है वो 7 है और 6 का शिलान्यास आज होना है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि आज 6 कार्यालय के जमीन का हम सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा हम सब लोग उनके कर कमलों से शिलान्यास होगा, तो 2 कार्यालय का भवनों का उद्घाटन होगा। इसलिए एक बार आप सब लोग करतल ध्वनि से हम सब लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी अभिनंदन करेंगे शुभ अवसर के। मैं आपके बीच में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में कोई दीवार या विरोध पैदा नहीं करना चाहता। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मार्गदर्शन लेने के लिए और आशीर्वचन लेने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। इसलिए आप सब लोग
जिस प्रकार से पार्टी को लगातार सहयोग कर रहे हैं, आगे भी सहयोग आपसे हमको मिलते रहेगा, पार्टी के प्रदेश इकाई को मिलते रहेगा। और बाकी बचे हुए जो जमीन ली गई है उसमें भवनों का भी निर्माण होगा और कार्यालय अच्छा और बेहतर चले, इसलिए भी आप सब लोगों की और हम सब आपको आवश्यकता है, आपकी आशीर्वचन की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन करता हूं कि बटन दबाकर नवनिर्मित चतरा जिला एवं जामताड़ा जिला कार्यालय भवन का उद्घाटन एवं गोड्डा जिला, पाकुड़ जिला, गढ़वा जिला, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार जिला एवं रांची ग्रामीण जिला का भूमि पूजन एवं शिलान्यास ऑनलाइन करें। शिलापट बैक साइड में है, आप पीछे देख सकते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब हम 1 मिनट का वीडियो प्ले करेंगे जिसमें हम देख सकते हैं नवनिर्मित भाजपा जिला कार्यालय का चलचित्र। मृत्युंजय जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से आग्रह है कि कृपया आप आएं और हम सभी को संबोधित करें। अध्यक्ष जी। भारत माता की जय। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव दीपक सैकिया जी, भारत सरकार में मंत्री अर्जुन मुंडा जी, रघुवर दास जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी राज्य मंत्री भारत सरकार, श्रीमान वी सतीश जी राष्ट्रीय संगठक और हमारे नागेंद्र जी क्षेत्रीय संगठन मंत्री, सम्मानित मंच और यहाँ मेरे सामने उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण और साथ ही हमारे जामताड़ा और चतरा से जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु और भूमि पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित पाकुड़ में, गढ़वा में, गोड्डा में, लातेहार में, रांची ग्रामीण में और पूर्वी सिंहभूम में, इन सभी स्थानों पर
जुड़े हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल हुए हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ इस कार्यक्रम में भूमि पूजन का और कार्यालय के उद्घाटन का दोनों का शुभ अवसर मुझे मिला है। मुझे जानकारी मिली है कि चतरा का कार्यालय जो तैयार हुआ, अभी हमने उसका एक डिजिटल शो भी देखा, उसी तरीके से जामताड़ा का भी कार्यालय तैयार हुआ है और बाकी पाकुड़, गोड्डा और गढ़वा, लातेहार, रांची ग्रामीण और पूर्वी सिंहभूम में कार्यालय का शुभारंभ यानी शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ। इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ की इकाई को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और साधुवाद देता हूँ जिन्होंने कार्यालय के काम को आगे बढ़ाया और एक साथ 6 स्थानों पर कार्यालय बनने की प्रक्रिया शुरू भी होगी और 2 कार्यालय आपको समर्पित हुए। जब हम चतरा की बात कर रहे हैं, वहां कार्यालय तो तैयार हुआ ही है, लेकिन चतरा हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति की एक विरासत में का एक विशेष स्थान है। और इतना ही नहीं, मां भद्रकाली की सिद्ध स्थल भी है, मां कालेश्वरी की पुण्य भूमि भी है, जैन और बौद्ध धर्म के वहां पर काफी कार्य हुआ और उनकी शरण स्थली रही है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें जामताड़ा की, तो वो भी मां चंचला देवी की सिद्ध स्थल है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की कर्म भूमि है। तो ऐसी पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं और कार्यालय जब डेडिकेट करता हूं तो वहां के कार्यकर्ताओं को भी मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया और कार्यालय के काम को पूरा किया है। मित्रों, ये जो कार्यालय बन रहे हैं ये ऐसे ही नहीं बन रहे, ये कोई इस प्रकार से नहीं बन रहे हैं कि किसी कि हमारे को बनना था इसलिए बन रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है और एक बहुत बड़ा योगदान है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार और एनडीए की सरकार बनी, तो उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जो हमेशा आगे 25 साल 30 साल की सोचते हैं, 40 साल 100 साल की सोचते हैं, उस समय उन्होंने हमारे सामने कल्पना रखी थी कि क्या हमारे सभी जिलों में अपना कार्यालय हो सकता है, क्या हमारे पास अब नए 21वीं शताब्दी में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अगर इस स्थान पर पहुंची है तो अब इस काम को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यालय होना आवश्यक है कि नहीं है। और मुझे याद है कि कुछ समय बाद हमारे अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उन्होंने ये जिम्मा लिया कि हम हर जिले में कार्यालय खोलेंगे और हमारा संभागीय कार्यालय भी होगा और हमारा प्रादेशिक कार्यालय भी होगा। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि 724 जिलों में कार्यालय खुलना है और अभी प्रपोज बिल्डिंग 512 का जिलों में हमारे कार्यालय बनने का काम शुरू हुआ है और 230 जगह पर कार्य संपन्न हो गया है। आज 230 कार्यालय हमारे बन गए हैं और लगभग 150 कार्यालय बन रहे हैं, बनने की प्रक्रिया में है। यानी ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही है, लेकिन संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यालय की रचना करना, कार्यालय को खड़ा करना और उसको आगे बढ़ाने का काम करना, यह भी विवेकपूर्ण तरीके से कोई कर रहा है तो वह भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसको हमको समझना है और याद रखना। अब ये जो कार्यालय दो आपने देखे अभी आपने डिजिटल शो में जो आपके सामने कार्यालय है, ये बिल्डिंग ही नहीं है, ये मोस्ट मॉडर्न तरीके से साजो सामान के साथ ये युक्त कार्यालय है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक अलग है, इसमें हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल अलग है, इसमें अध्यक्ष महामंत्री के कमरे अलग हैं, इसमें छोटा कॉन्फ्रेंस हॉल और बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल और हॉल, ये अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। आईटी सेल अलग है, मीडिया सेक्शन अलग है,
मीडिया सेक्शन में पत्रकारों के प्रश्नों को रिस्पॉन्ड करने के लिए अलग से कमरे बनाए गए हैं। रिसर्च विंग अलग है, हमको कुछ रिसर्च करना है तो उसकी व्यवस्था है, कोई हमको इंटरनेट से कोई जानकारी हासिल करनी है उसकी व्यवस्था है, और बाकी सब जो हमारे जो डिजिटल वर्ल्ड के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वो आईटी के माध्यम से उससे सजा करके युक्त होकर के ये कार्यालय सुसज्जित खड़े हैं, ये हमको जान करके खुशी होती है। मित्रों, आपका संगठनात्मक ढांचा भी बहुत मजबूत है। मुझे खुशी है कि जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव जिले 24 हैं, वहां आपने 27 जिले अपने संगठन के बनाए हैं, 531 आपके मंडल हैं, और आपकी प्राइमरी मेंबरशिप जो है वो 57,65,996 है, और उसके साथ साथ जो आपके एक्टिव मेंबर्स हैं वो 23,000 हैं, और कुल मिलाकर के आपने अभी 11 की 11 सीटें लोकसभा में जीती हैं 2019 में। जब हम झारखंड के ऑफिस की बात करते हैं तो मुझे खुशी है कि आपने 27 बिल्डिंग बनाने का निर्णय किया है। 11 बन चुकी हैं, 6 अंडर कंस्ट्रक्शन है, और बाकियों पर जमीन खरीदने का काम चल रहा है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि दीपक प्रकाश जी अपने ही कार्यकाल में सभी बिल्डिंगों को बना करके उसको मूर्त रूप देंगे और इस काम को लक्ष्य के रूप में लेंगे, ऐसा मेरा मानना है, और वो पूरा करेंगे। मैंने आपको बिल्डिंग की फैसिलिटीज के बारे में आपको बताया ही, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था से लेकर के आईटी सेल की व्यवस्था, सारी चीजें हैं। मित्रों, ये कार्यालय जो है, मैं बार बार बोलता हूं, ये ऑफिस नहीं है। ऑफिस और कार्यालय में अंतर होता है। ऑफिस 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। कार्यालय की गतिविधि 5 बजे के बाद ही शुरू होती है और 24/7 चलता है। ये कार्यालय नहीं होता, ये कार्यालय कार्यकर्ता को संस्कार देने का स्थान होता है, उसका मंदिर होता है। इस बात को हमको समझना। मैं जब विद्यार्थी परिषद का काम करता था, विद्यार्थी का, तो मेरे से लोग पूछते थे ये विद्यार्थी परिषद क्या है, तो मैं कहता था कार्यालय आ जाओ। वो बोलते थे कार्यालय क्या आएंगे, वहां क्या होगा। मैंने कहा आओगे कार्यालय, बैठोगे, हमारी चाय पियोगे, हमसे 20 प्रश्न पूछोगे, हम 20 में से 15 प्रश्नों का जवाब देंगे, 5 के लिए अगली बार तुमको बुलाएंगे, फिर तुम चाय पियोगे। ये चाय पीते पीते तुम कार्यालय में कार्यकर्ता के संस्कार का निर्माण होने का प्रोसेस है। इस बात को हमको समझना, और इसीलिए मैंने कहा ये 5 बजे बंद नहीं हो जाता। हम कार्यालय में कहते हैं नड्डा जी, हम अपना भाषण 15 मिनट में समाप्त कीजिए, अब ये 6 बजने वाले हैं और हमको कार्यालय बंद करना है। कार्यालय की गतिविधि ही, फॉर्मल इनफॉर्मल चर्चा ही शाम को आराम से इत्मीनान से बैठ करके शुरू होती है, और यह संस्कार का केंद्र है। यहां योजनाएं बनती हैं, यहां रिसर्च होता है, यहां अंडरस्टैंडिंग होती है, यहां राजनीति की गहराइयों को समझने का मौका मिलता है, आदान प्रदान चर्चा होती है, और इसीलिए ये एक ऊर्जा का संचार होने का केंद्र भी है। आपको बहुत से पुराने कार्यकर्ता मिल जाएंगे, वो शाम को घर में, अब वो रेस्ट करते हैं, वो रिटायर हो गए, लेकिन वो भी आप देखिएगा शाम को 5 बजे या तो चाय पीने कार्यालय आ जाएंगे, या चाय पी करके कार्यालय में आकर के 1 घंटा बैठेंगे। और क्या बोलते हैं वो, नहीं मन नहीं लग रहा था, सोचा जरा नौजवानों से बातचीत करें। यानी कार्यालय संस्कार केंद्र है, ऊर्जा का केंद्र है, पार्टी को गतिविधि को जानने का केंद्र है, और उसके साथ साथ पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए योजना बनाने का, तैयारी करने का, अध्ययन करने का, और उसको क्रियान्वयन करने का, संगठनात्मक कार्यक्रमों को रूप देने का, ये सब चीजों की माइन्यूट डिटेल चर्चा कार्यालय ही एक ऐसा स्थान होता है जहां होती है। मैं विद्यार्थी परिषद के दिनों में हमें कहा जाता था कोई भी संगठन को चलाने के लिए 5 क होने चाहिए। मुझे अभी भी याद है, कार्यकर्ता कोष, कार्यकारिणी, कार्यक्रम और कार्यालय कार्यकर्ता कार्य, 5 क चाहिए। हमारे पास कार्यकर्ता है, हमारे पास कार्यक्रम है, हमारे पास कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने की नियत भी है, नीति भी है, हमारे पास कोष भी है, कार्यकारिणी भी है, और इसलिए इस सारे काम को करने का केंद्र कार्यालय है, और कार्यालय को मजबूती से खड़ा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। मित्रों, मैं कई बार बोलता हूं लोगों को, और आपसे भी मैं चर्चा कर रहा हूं। आज हम आए यहाँ पर
लिफ्ट से चढ़ गए, हजारों कार्यकर्ता हैं, कोई बाहर है, कोई अंदर है, कोई हॉल में बैठा है, कोई नीचे बेसमेंट में है, कोई छत पर है, कोई गेस्ट रूम में है, सब कोई टीवी लगा करके देख रहे हैं। मित्रों, ये 2 दिन में नहीं हुआ है, ये ऐसे ही नहीं आप लोगों को मिल गया और हमको मिल गया है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। पार्टी में 4-4 पीढ़ियां खप गई, तब जाकर के ये हम पार्टी उत्कर्ष स्थिति में खड़ी है, जहां हम बोल रहे हैं कि 712 कार्यालय बनाएंगे और अच्छे कार्यालय बनाएंगे और वो मॉडर्न व्यवस्थाओं से युक्त कार्यालय बनाएंगे। आप याद करो, और मुझे भी अपने युवा काल का तो याद है ही, छोटे से कमरों में कार्यालय चलता था, किराए के मकान में कार्यालय चलता था, बाथरूम की व्यवस्था कई बार नहीं होती थी, पब्लिक टॉयलेट में जाते थे, वो भी हमने कार्यालय दिन देखे और हमसे ज्यादा हमारे पूर्व की पीढ़ियों ने देखे। किराया देने के लिए कार्यालय का व्यवस्था नहीं होती थी, हम मकान मालिक के एहसान पर से दबे रहते थे और उसके ही एहसान पर हम चलाए रखते थे। उनको बोलते थे, मालिक जी अगले महीने कुछ ना कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा, और वो भी बेचारा हमारी विचारधारा में ओतप्रोत होकर के प्यार से बोलता था, कोई बात नहीं बच्चे, जब होगा तो दे देना, तुमको दे दिया है तो दे दिया, और हम अपना कार्यालय समझ करके चलाते थे। आज उन लोगों को याद करने की आवश्यकता है जिनकी मेहनत और तपस्या के कारण आज हम ऐसे कार्यालयों के माध्यम से कार्यकर्ता खड़ा है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। ये भी हम पार्टी ने बहुत तरक्की की है, तो 2 से चल के हम 302 एमपी तक पहुंचे, राज्यसभा में हमने 100 नंबर का क्रॉस कर दिया, 1350 से ज्यादा एमएलए हमारे हो गए। बहुत तीव्र गति से पार्टी को आप लोगों ने आगे बढ़ाया है और इस बढ़ाने में कार्यालय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए कार्यालय को संभाल के रखना, उसका उपयोग करना, ऊर्जा का केंद्र बनाए रखना, अच्छे संस्कार देने का काम करना, लाइब्रेरी में अच्छी मैगजीन्स रखना, लाइब्रेरी में अच्छे जर्नल्स रखना, लाइब्रेरी को डिजिटल बनाना, डिजिटल बना करके दुनिया की कोई भी जानकारी हम सेकंड्स में ले सके, ये व्यवस्था बनाना, ये हमारे कार्यकर्ताओं के लिए 21वीं शताब्दी में युक्त होकर के तैयारी करना। और मैं कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा कि यदि इतनी व्यवस्थाएं हो रही हैं तो आप भी इंटरनेट को चलाने का, उपयोग करने का मन बनाइए। मैंने सुना था, मैंने देखा था, मेरे मन में था, मेरे मन में क्या मन में था, इंटरनेट दबाओ और तुरंत पता करो सच्चाई क्या है, इतिहास क्या है, जानकारी क्या है, पक्का क्या है। अब कोई दुनिया ऐसी तो नहीं रह गई, अब हम बोल रहे एफएमसीजी, तो आप बोलिए एफएमसीजी क्या होता है? आप इंटरनेट दबाओ, आपको पता चल जाएगा, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उसमें आपको खादी दिख जाएगा। 1,15,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करता हुआ खादी खड़ा आज। 70 साल में खादी का टर्नओवर इतना नहीं बढ़ा जो मोदी जी ने आज खादी को बढ़ा दिया है। लेकिन एफएमसीजी तो हमको समझ में आएगा। तो हमारी बातचीत, बोलचाल, भाषा, आंकड़े, ये हमारे लिए अपने हाथ में हैंडी रखना आवश्यक होता है और इसके लिए हम इसको उपयोग करना आवश्यक रहेगा। मित्रों, मैंने कार्यालय की आपके सामने बहुत सी चर्चा की, लेकिन हम 8 साल सेवा, सुशासन और अपने गरीब कल्याण, इसका पखवाड़ा मना रहे हैं। 30 मई को 8 साल पूरे हो गए। हम पिछले 2 साल नहीं मना सके, कोरोना का संक्रमण था, हमारे कार्यकर्ता सेवा ही संगठन में लड़ रहे थे। मैं उन तमाम कार्यकर्ताओं को झारखंड के साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि कोरोना काल में जब सारी पार्टियां लुप्त हो गई, आइसोलेशन में चली गई, आईसीयू में पहुंच गई, ट्विटर पर दिखी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिखी, तब हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने करोड़ों के हिसाब से राशन किट और उसके साथ साथ भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की, मास्क पहुंचाया, सैनिटाइजर पहुंचाया, दवाइयां पहुंचाई और हम लोग सेवा ही संगठन के काम में जुटे। उस समय हमने ये 7 साल नहीं मनाया, हमने 6 साल नहीं मनाया, हमने मोदी 2 का 6 साल नहीं मनाया। लेकिन आज जब हम कोरोना से निकल गए हैं तो निश्चित रूप से पार्टी ने तय किया है कि पूरे धूमधाम के साथ और पूरी बातों को लेकर के 8 साल बेमिसाल, 8 साल हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने देश को जो आगे बढ़ाया है, उसके बारे में जनता को बताना, ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है।
और इसको पूरा करना यह भी हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। और इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपको कि आप ये 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण इसके तरफ हमको इसको कंसंट्रेट करना चाहिए। मित्रों, याद करो 2014 के पहले ये तो ऐसा ही चलेगा, यहां कुछ नहीं बदलने वाला है, राजनीति ऐसी ही चलती है, इस मानसिकता से देश खड़ा था कि नहीं खड़ा था। और आज 2022 में आज हम क्या खड़े हैं? आज मोदी जी ने राजनीतिक संस्कृति को बदल डाला है और अब हम बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये आशा हम लोगों ने पैदा की है और ये छोटी घटना नहीं है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बार बार सुनाता हूं लोगों को। मुझे स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश में भी रहने का मौका मिला, देश में भी रहने का मौका मिला। इस देश में 27 साल लग गए टेटनस की इंजेक्शन आने में। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवाई पहुंचने में 20 साल लगे। इस देश में पल्स पोलियो की बूंद पहुंचने में 28 साल लगे। इस देश में मीजल्स की दवा पहुंचने में 20 साल लगे। इस देश में स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स की दवा पहुंचने में 27 साल लगे। इस देश में जापानी बुखार की दवा पहुंचने में 100 साल लगे। 1906 में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा जापान में बन गई थी और 2006 में जब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्य सांसद बने गोरखपुर के, तब जाकर के ये दवा हम पहुंची और वह भी हम लोगों के इनिशिएटिव से पहुंची। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। यानी 100 साल लगे। और इधर कोरोना आया, इसलिए कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। इधर कोरोना आया, पहला केस 20 जनवरी 2020 को आया था और 2020 के अप्रैल महीने में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया। अक्टूबर महीने में हमारे साइंटिस्ट को प्रोत्साहन देने के लिए वो फैक्ट्रियों में गए जहां इंजेक्शन बन रहा था। अक्टूबर नवंबर में टेस्ट शुरू हुआ और 9 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं 2 वैक्सीन देश को दे दी। इसलिए मोदी है तो मुमकिन है। और आज 2 करोड़ डोजेज लगा करके हम लोग बैठे हैं। एडमिनिस्टर 2 करोड़ डोज लग गए। 15 साल के बच्चों को भी लग रहा है, 12 साल के बच्चों को भी लग रहा है। अब वैक्सीन बच्चों को भी लग रही है और आप लोगों ने डबल डोज लगा लिया, बूस्टर भी लगा लिया, बिना मास्क के बैठे हैं, बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं। ये इसलिए संभव हुआ है कि 130 करोड़ के देश को सुरक्षा कवच पहनाने का काम और स्वास्थ्य का कवच पहनाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने किया है। ये हमको याद रखना है। इसलिए आज देश की संस्कृति बदल गई है। अब हो गया है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड इन्फॉर्म। परिवर्तन लाओ और उसके लिए काम करो और फिर दुनिया को बताओ भी। ये बात को लेकर के हम लोग चले हैं। और राजनीति की जब मैं संस्कृति बदलने की बात करता हूं तो हमारे यहां क्या राजनीति चलती थी? परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति, इस सब से निकल करके अब विकासवाद की राजनीति को परिचय देते हुए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश चल पड़ा है। सर्वस्पर्शी काम, सर्वग्राह्य काम, सभी समाज के समावेश करने वाला काम, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, आदिवासी, इन सब के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए उनको आगे बढ़ाना, यह भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य बना है और इस तरफ हम आगे बढ़े हैं। युवाओं का सशक्तिकरण करना, गरीबी का उन्मूलन करना, अंत्योदय का कार्यक्रम चलाना और उसी के माध्यम से सेवा ही संगठन के माध्यम से लोगों तक इन बातों को पहुंचाना। यही नहीं, हम लोगों के यहाँ आपको मालूम है, पहले सारे, आप भी तो पुराने एमएलए हैं, सब लोग पुराने लोग हैं। पशुपतिनाथ जी को बैठा हुआ देख रहा हूं, बाकी लोगों को बैठा देख रहा हूं, सब लोगों ने पुराना जमाना भी देखा है। कागज पर स्कीम बनती थी, कागज पर ही तैयार हो जाती थी और कागज पर ही उद्घाटन हो जाता। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आज धरती पर स्कीम बनती है, धरती पर इंप्लीमेंट होती है और धरती पर ही उसका उद्घाटन होता है। ये परिवर्तन हमको देखने को मिला है। ये इसको हम ध्यान में रख करके चलें। उसी तरीके से जब हम गरीबी की बात कर रहे हैं तो आज आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने
अपने बारे में बताया है देश को कि हमारा ग्रोथ रेट पेंडेमिक के बाद, हमारा विकास दर ये कोरोना के त्रासदी के बाद 8.7% से बढ़ रहा है और अमेरिका का 4.4 से, यूरोप 3.7 पर खड़ा है। यानी हमारा देश एक विकास की छलांग लगा रहा है पेंडेमिक के बाद। 1,50,000 करोड़, 1,57,000 करोड़ के आसपास हमारा जीएसटी हो गया, टैक्स हो गया, रिकॉर्ड टैक्स डेवलप हुआ है। और उसी तरीके से हमारा ग्लोबल, जो हम नंबर 2 है दुनिया में ग्लोबल रिटेल ग्रोथ में, हम दूसरे नंबर पर भारत खड़ा हो गया। हम लगभग $484 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहां हो रहा है। हम अब एक मेजर एक्सपोर्टर हो गए हैं। मर्चेंडाइज के $400 बिलियन और $250 बिलियन सर्विस सेक्टर में, यानी कुल मिलाकर के हम 650 से ज्यादा हमारा बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट बन गया। हम मेजर एक्सपोर्टर बन गए। कभी सोचा था 1 नेशन 1 टैक्स? आप लोग सबको हाईवे पर देखते थे, ट्रकों की लाइन लगी होती थी, बिल्टी लेके दौड़ा रहता था, क्लीनर 2-2 घंटे खड़ा रहता था। यहां से अगर बंबई कोई ट्रक जाता था 20 जगह पर रुकता था, 20 जगह पर, हर बॉर्डर पर रुकता था। और आज कोई यहां से ट्रक बंबई जाता है, 1.5 से 2 दिन उसका बचता है यात्रा में, 1.5 से 2 दिन। इसका मतलब 1.5 दिन का टाइम, 1.5 दिन में खर्च होने वाला डीजल, 1.5 दिन का वो जो सड़क पर रहने वाली गाड़ी जो चलती नहीं थी वो चलने का मतलब देश अब चलने नहीं लगा है, देश दौड़ने लगा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। 1 नेशन 1 जीएसटी, उसी तरीके से 1 नेशन 1 ग्रिड, उसी तरीके से 1 नेशन 1 मोबिलिटी कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। हमारा झारखंड का बेचारा गरीब मजदूर अगर छत्तीसगढ़ में काम करने जाता है तो शान से जाकर वहां के राशन की दुकान में कहेगा हम गुमला का रहने वाला है, हमको राशन दिया जाए, और उसको राशन मिलेगा। 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत उसको मिलेगा। इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। ये पहले नहीं होता था, वो बेचारा दुकान से खरीदता था, उसका राशन उपयोग में नहीं आता था। ये सारी चीजों का परिवर्तन आया है। इसको भी हमको याद भी रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए और लोगों तक इन बातों को बताना भी चाहिए। उसी तरीके से आज अब लोग बोलते हैं देश बदल रहा है, क्या बदल रहा है? मैंने कहा मैं बताता हूं आपको। 6.5 करोड़ थे हमारे यहां ब्रॉडबैंड के यूजर्स, आज 78 करोड़ है। 6.5 करोड़ से 78 करोड़। हमारे यहां ग्राम पंचायत जो ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े हुए थे उनकी संख्या कितनी थी? 100 ग्राम पंचायत, 100। आज 2.5 लाख ग्राम पंचायत ये ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े हुए, 2.5 लाख। और हम रुकने वाले नहीं है, 6 लाख गांव तक पहुंचने वाले हैं। 6 लाख गांव तक हम पहुंचेंगे, उसकी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी तीव्र गति से काम कर रहे हैं। आज आप बोलते हैं ना कि डिजिटल पेमेंट नहीं होता, डिजिटल पेमेंट नहीं होता। आजकल बताओ सब्जी वाला भी डिजिटल पेमेंट लेता है कि नहीं लेता है? किराने वाला भी डिजिटल पेमेंट लेता है कि नहीं लेता है? आज दुनिया का ट्रांजैक्शन का 40% हिस्सा ट्रांजैक्शन का भारत कर रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन 40%। उसी तरीके से अगर हम देखें कि वोट बैंक पॉलिटिक्स जो लोग करते थे, उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तराखंड का चुनाव, गोवा का चुनाव, मणिपुर का चुनाव, एक सेंट्रल इंडिया का चुनाव है, एक नॉर्थ इंडिया का चुनाव है, एक वेस्ट इंडिया का चुनाव है, एक नॉर्थ ईस्ट का चुनाव है। सारे चुनाव में ये जो राजनीतिक कल्चर बदला, वोट रैंक की राजनीति समाप्त हुई है, उसके माध्यम से आज हम एक नई उमंग के साथ चुनाव के नतीजे देख रहे हैं। और जब देखो जहां देखो कमल ही कमल खिल रहा है, ये भी हम सबको देखने को मिला है। हमारी स्कीम्स का बेनिफिट गरीब आदमी को सीधे मिल रहा है। आपने शिमला का वो दृश्य देखा कि नहीं देखा? 31 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रिज मैदान से एक बटन दबाया, एक बटन, और 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड्स के अंदर 10 करोड़ किसान के खाते में 23,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिए। क्या देश बन गया, क्या बदला भारत, क्या छलांग लगाता वो भारत मोदी जी के नेतृत्व में। यही एक प्रधानमंत्री 20-30 साल पहले बोलते थे मैं 1 रुपया भेजता हूं, 85 पैसे बीच में बिचौलिए खा लेते।
और यही एक प्रधानमंत्री आज एक बटन दबाते हैं 10 सेकंड के अंदर 23,000 करोड़ रुपए 10 करोड़ किसान के खाते में पहुंचा देते हैं। और कितना पैसा गया है? 2 लाख करोड़ रुपए गया है 11वीं किस्त मिला के। 11वीं किस्त को मिला लें तो 2 लाख करोड़ रुपए लग गया है। और 22 लाख करोड़ रुपए डीबीटी से सारी स्कीमों में हमारे नौजवानों से लेकर के सभी स्कीम का पैसा 22 लाख करोड़ रुपए डिजिटल के माध्यम से गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना आप कभी सोचा था? मैं भी एमएलए था, 98 में था, 93 में था, 94 में था। हमारा वीडियो आता था मेरे पास, नड्डा जी एमएलए साहब आपके एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना का घर मिलेगा, 2। आप बताइए किसको दें? मैं कहता था यार जो सबसे गरीब है दे दो, क्या इसमें करना है? ये ऊंट के मुंह में जीरा, ये एक पंचायत में 2 घर है। कितने घर में होते थे सारे देश में इंदिरा आवास योजना में? है 5 लाख 10 लाख घर बन गए। हमने 10 लाख घर बना दिए। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ लोगों के घर बनाए पक्के छत के, और उसका मालिक भी मालकिन को बनाया, माता जी को बनाया है। और घर भी कैसा है? उसमें गैस का चूल्हा भी है, शौचालय भी है, उसमें बेडरूम भी है, उसमें कोर्टयार्ड भी है, और उसमें रसोई घर है, रसोई घर में गैस का चूल्हा है। यह व्यवस्था 3 करोड़ की गई है। और हम उसी पर शांत बैठने वाले नहीं हैं। योजनाबद्ध तरीके से कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जो कच्चे मकान में रहे, सबके ऊपर पक्की छत हो। ये इस साधना को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री चले। उसी तरीके से आप बात कीजिए अटल पेंशन योजना। कभी किसी ने सोचा था कि किसी को पेंशन लगेगी जो उसने कभी सर्विस नहीं की है? आज 3,000 रुपए से पेंशन लग रही है। कितने लोगों को लग रही है? 2 करोड़ लोगों को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 12 करोड़ 76 लाख लोगों ने इसमें अपने आप को जोड़ लिया है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें 28 करोड़ लोगों ने जोड़ लिया है। यानी सामाजिक सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय, वह विषय में सामाजिक सुरक्षा में भारत आगे निकल करके आया है, यह भी हम सबको पता है। वैक्सीनेशन की मैंने आपको बात बताई थी, 200 डोजेज लग चुके हैं। मुद्रा लोन्स में लगभग 35 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। उसी तरीके से बीपीएल मैंने आपको पहले बताया 22% से घट के 10% पर आ गया। कैसे हुआ? पक्का मकान दिया गया, उज्ज्वला का कार्ड दिया, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।